जैसे अगर हम बात करें पहला क्वेश्चन, प्रश्न 1.1, मतलब पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था उसके 15 सब पार्ट्स हैं, 15 उसके उपभाग बने हुए हैं, तो उसका 1.1 मतलब पहले क्वेश्चन का जो पहला सब पार्ट है, पहला क्वेश्चन के अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो है याज्ञवल्क्य। अब हमारे पास एक टर्म आ गई है याज्ञवल्क्य, इसे हमें डिफाइन करना है, इसके बारे में बताना है 20 शब्दों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे कि इस शब्द के बारे में, याज्ञवल्क्य के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हमारे पास हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इसके बारे में पता है। याज्ञवल्क्य कौन थे? सबसे पहली चीज, वैदिक कालीन ऋषि थे। ठीक है, कौन थे? वैदिक कालीन ऋषि थे। इनके पास बहुत ही बड़े स्तर पर आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान था, तो बेसिकली एक दार्शनिक थे वैदिक कालीन दार्शनिक ऋषि थे ये। ठीक है, इनका एक प्रमुख ग्रंथ है याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति जो ब्रह्मदारणक उपनिषद है, उन्हें ब्रह्मदारणक के उपनिषद है, उसमें भी हमें याज्ञवल्क्य के बारे में वर्णन मिलता है, याज्ञवल्क्य का विवरण मिलता है। ठीक है, तो 20 शब्दों में आंसर लिखने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी है, इससे ज्यादा जानकारी की हमें जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि याज्ञवल्क्य एक वैदिक कालीन ऋषि थे जो अपने आध्यात्मिक और दार्शनिक ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। उनका प्रमुख ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति था। 20 वर्ड्स में हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, 20 वर्ड्स में हम क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा चीजें हमें नहीं लिखनी है, ऐसे जो क्वेश्चन है इसमें हमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी है, क्योंकि हमारे पास वर्ड लिमिट में स्कोप नहीं है। तो जितना डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हमें इस जो भी टर्म पूछा गया है उसके बारे में पता है, उससे एक लाइन का या 1.5 लाइन का क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करते हुए हमें लिख देना है। तो हमारी सिंपल अप्रोच होने वाली है ऐसे क्वेश्चंस को लेके। इसमें कोई भूमिका नहीं बनानी, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बनाना है, हमें कोई इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वर्ड लिमिट हमारे पास बहुत कम है, तो सिर्फ हमें कम से कम शब्दों में दी हुई टर्म को डिफाइन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डील करके देखते हैं। अगला है इक्ता। इक्ता क्या है? तो सबसे पहले ये समझते हैं, एक बारी डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले कि इक्ता है क्या, फिर देखेंगे कि हमें कम से कम शब्दों में 20 वर्ड्स में इसको कैसे डिफाइन करना है। तो सबसे पहले इक्ता समझ लेते हैं। इक्ता जो शब्द है ये जुड़ा हुआ है सल्तनत काल से। ठीक है, ये जुड़ा है दिल्ली सल्तनत काल से। दिल्ली सल्तनत काल में क्या होता था कि जितनी भी भूमि होती थी, जितनी भी भूमि थी जो सल्तनत के अधीन आती थी, सल्तनत के अंडर होती थी, वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी। 2 तरह की भूमि होती थी, एक खालिसा भूमि और एक इक्ता। एक खालिसा भूमि और एक इक्ता। डिफरेंस क्या होता था? खालिसा भूमि का मतलब कि जो भी ऐसी भूमि थी जो डायरेक्टली दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान होता था, सुल्तान के अधीन आती थी। मतलब उस भूमि से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी जो राजस्व की प्राप्ति होगी, वो सारा डायरेक्टली सुल्तान को मिलेगा। वैसी भूमि को कहा जाता था खालिसा भूमि। और दूसरी प्रकार की भूमि कौन सी होती थी? इक्ता भूमि। तो इक्ता भूमि में बेसिकली होता क्या था कि सुल्तान क्या करते थे कि जो उनके सैन्य अधिकारी होते थे, सुल्तान के जो प्रमुख सैन्य अधिकारी होते थे, उनको सुल्तान उनकी सैन्य सेवाओं के बदले में
भूमि का टुकड़ा, भूमि की जागीर कहे या भू अनुदान बोल सकते हैं, भूमि जागीर के रूप में उनको दे दी जाती थी और साथ में उन्हें यह भी अधिकार दिया जाता था कि इस जागीर से या इस भूमि के टुकड़े से जितने भी जो भी राजस्व की प्राप्ति होगी उसे वो किसे मिलेगा, वो मिलेगा उस व्यक्ति को जिसे वो भूमि की जागीर भू अनुदान दिया गया है, उस सैन्य अधिकारी को मिलेगा। तो ये जो भूमि का टुकड़ा होता था उसे बोलते थे इक्ता। ये जो प्रणाली होती थी कि सैन्य अधिकारी को भू अनुदान दे दिया जाता था जिसका राजस्व की प्राप्ति करने का अधिकार उन्हें था, इस प्रणाली को कहते थे इक्तेदारी प्रणाली। और जिस व्यक्ति को ये इक्ता दिया जाता था उसे कहा जाता था इक्तेदार। ठीक है, तो भूमि का ऐसा टुकड़ा जो सुल्तान द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले प्रदान किया जाता था, ऐसा भू अनुदान, और जिसके राजस्व की प्राप्ति भी संबंधित सैन्य अधिकारी को ही होती थी। ठीक है, इस पूरी प्रणाली को कहते थे इक्तेदारी प्रणाली और उसको उस भूमि अनुदान या उस भूमि को कहा जाता था इक्ता, एक इक्ता। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो सिस्टमैटिक वे में ये जो इक्तेदारी प्रणाली है, ये जो इक्ता व्यवस्था है, ये किसके काल में शुरू हुई थी? इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश के काल में शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगर अब हम बात करें कि हमें कैसे लिखना होगा इसका आंसर, 20 वर्ड्स में इक्ता पूछा गया है, 20 शब्दों में 1 से 1.5 लाइन में हमें डिफाइन करना है, तो हम कैसे बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान क्या कहलाता था? इक्ता कहलाता था। ठीक है, इक्ता क्या कहलाता था? सल्तनत काल में सुल्तानों द्वारा अपने सैन्य अधिकारियों को उनकी सैनिक सेवाओं के बदले दिया जाने वाला भूमि अनुदान इक्ता कहलाता था। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, एक लाइन में, 20 वर्ड्स में डिफाइन कर दिया हमने इक्ता क्या था। उससे पहले हमने समझ भी लिया कि इक्ता एक्चुअली था क्या, इक्ता होते क्या थे। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ डील करके देखते हैं। पेरिस की संधि, अगला क्या है? पेरिस की संधि। अब पेरिस की संधि क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, पहले समझ लेते हैं पेरिस की संधि किस कंटेक्स्ट में बताई गई है। 1763 ईस्वी में हुई थी पेरिस की संधि। किसके बीच में हुई थी? यूरोपियन देशों के बीच में हुई थी। यूरोप के जो कई सारे देश थे जिसमें से ब्रिटेन, फ्रांस प्रमुख रूप से शामिल थे और भी अन्य कई यूरोपीय देशों के बीच में लंबे टाइम से एक युद्ध चल रहा था। 1756 से लेके 63 में खत्म हुआ इस संधि के साथ, जिसको कहा जाता है सप्तवर्षीय युद्ध, 7 इयर्स वॉर, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 में शुरू हुआ था, 1763 में समाप्ति हुई इसकी पेरिस की संधि के साथ। ठीक है, मुख्य शक्तियां जो शामिल थी इसमें ब्रिटेन और फ्रांस। तो ये हमने यूरोप का कंटेक्स्ट देखा कि यूरोप में ये संधि हुई, पेरिस की संधि 1763 में, जिससे सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई। लेकिन इसी के पैरेलल उसी टाइम पीरियड में अब हम इंडिया में आ जाते हैं, अब हम भारत में आ जाते हैं कि भारत में क्या चल रहा था। तो भारत में भी 16वीं शताब्दी के बाद आपको पता हो कि एक एक करके यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हुआ। पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिशर्स मतलब अंग्रेज आए, डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, और इन सब ने भारत में आकर अपनी प्रभुसत्ता या अपना व्यापार को जमाने की कोशिश की। और इन सारी शक्तियों में 2 शक्तियां सबसे ज्यादा उभरकर सामने आई। कौन सी थी वो? ब्रिटिश और फ्रांसीसी।
ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये दो शक्तियां उभरकर सामने आई और लंबे टाइम तक इन दोनों शक्तियों के बीच में भारत में अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष चला और उस संघर्ष की समाप्ति हुई 1760 ईस्वी के वॉन्डीवॉश युद्ध से। किससे? 1760 ईस्वी के वॉन्डीवॉश युद्ध से। फाइनली वॉन्डीवॉश के युद्ध में 1760 में फ्रांस की पराजय हुई और फ्रांस ने अपने कई सारे एरियाज जो है ब्रिटिशर्स को दे दिए, अंग्रेजों को दे दिए और भारत में ब्रिटिशर्स का जो आधिपत्य था या फिर प्रभुसत्ता थी उसकी स्थापना हुई। तो अब यहां पे भी देखिए 1763 में सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में यूरोप में शांति की स्थापना हो गई और पैरेलली भारत में भी 1760 में जब फ्रांसीसियों की हार हो गई वॉन्डीवॉश के युद्ध में, तो इसी संधि के तहत यूरोप में भी और भारत में भी दोनों ही जगह पर फ्रांस और ब्रिटिशर्स के बीच में शांति की स्थापना हो गई। तो ये पेरिस की संधि फ्रांस में भी लागू हुई और भारतीय क्षेत्रों पर भी लागू हुई। ठीक है, क्लियर है? तो पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुई जिसके तहत ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य यूरोप में और भारत में शांति की स्थापना हुई और फ्रांसीसियों की पराजय के बाद उन्होंने अपने कई सारे क्षेत्र ब्रिटिशर्स को या अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक है, पूरा डिटेल हमने इसको डिस्कस कर लिया, प्लस एक लाइन में हमें इसका आंसर कैसे देना है, 20 वर्ड्स में हमें इसका आंसर कैसे देना है वो चीज भी हमने देख ली। तो एक लाइन में 20 वर्ड्स में हमें इस अपनी टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन को डिफाइन कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4, रामचंद्र पांडुरंग। अगला क्वेश्चन है रामचंद्र पांडुरंग। ऐसे क्वेश्चन में जो चैलेंजिंग पार्ट होता है वो क्या है कि जो हमारे पास एक वर्ड होता है, हमारे पास एक शब्द है हमारे सामने, अब पूरा आंसर हमारा डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि उस एक शब्द के बारे में हमें कितनी जानकारी है। हाँ, क्या हमने उस शब्द के बारे में पढ़ा है, क्या हमने उस शब्द के बारे में कभी पहले सुना है। तो पूरा आंसर हमारा इसी पे बेस्ड है। ठीक है, कि हमें उस पर्टिकुलर शब्द जो टर्म दी गई है क्वेश्चन के अंदर उसके बारे में कितनी नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मेट बनाने के लिए इतनी शब्द सीमा नहीं मिली है कि उसमें हम कुछ इंट्रो डाल दे, उसमें हम कुछ और मेन बॉडी पार्ट डाल दे, कुछ कंक्लूजन लिख दे, कि एक फ्रेमवर्क बना दे, एक फॉर्मेट बना दे जिससे थोड़ा क्वेश्चन हमारा प्रेजेंटेबल हो जाए। वो स्कोप यहां पर हमारे पास नहीं होता। हमारे पास जस्ट एक टर्म होती है, उस टर्म के बारे में जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसको एक लाइन में पिरोकर हमको यहां प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो अगली टर्म है, अगला क्वेश्चन है रामचंद्र पांडुरंग। कौन थे रामचंद्र पांडुरंग? अठारह की क्रांति, 1857 की क्रांति के एक प्रमुख योद्धा थे, एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे जिनका नाम था तात्या टोपे। उनका नाम हम सभी ने सुना होगा। 1857 की क्रांति के एक प्रमुख नेता, एक प्रमुख योद्धा थे तात्या टोपे। किसके साथ मिलकर उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया? वो पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब के सेनापति के रूप में 1857 की क्रांति में शामिल हुए। कानपुर के नाना साहब के पेशवा के रूप में तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में भाग लिया। ठीक है, झांसी की रानी की भी उन्होंने मदद की ग्वालियर में लड़ाई करते टाइम, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते समय।
और 1857 की क्रांति के एक प्रमुख योद्धा थे। और इन्हीं तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले एक प्रमुख क्रांतिकारी, प्रमुख नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 20 वर्ड्स टर्म हमारा कंप्लीट हो गया, हमने पूरा टर्म डिफाइन कर दिया। अगला क्वेश्चन 1.5, क्वेश्चन नंबर 1.5, डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस कौन थे? डोमिंगो पेस कौन थे? अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं इसके बारे में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। डोमिंगो पेस के बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे। ओके, ठीक है, भारत की यात्रा की इन्होंने। एक पुर्तगाली यात्री थे, भारत की यात्रा की इन्होंने। विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम सभी ने सुना होगा। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और इसी विजयनगर साम्राज्य के एक प्रसिद्ध शासक हुए कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य एक प्रसिद्ध शासक हुए राजा कृष्णदेव राय। इन्हीं के शासन काल में ये जो पुर्तगाली यात्री है डोमिंगो पेस, ये भारत आए। कब? तकरीबन 1520 ईस्वी के आसपास। 1520 ईस्वी के आसपास ये भारत आए और इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का एक सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया, काफी प्रशंसा की है, काफी तारीफ की अपने वर्णन में। और विजयनगर साम्राज्य को इतना भव्य बताया है कि उसकी भव्यता की तुलना इन्होंने रोम का जो साम्राज्य था, रोम का जो भव्य साम्राज्य था, उसके साथ की। ठीक है, तो एक लाइन में अगर हम बात करें, 20 वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो डोमिंगो पेस कौन था? डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री था जो राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में लगभग 1520 ईस्वी में भारत आया और उसने भारत के संबंध में अपना विवरण प्रस्तुत किया। ठीक है, एक लाइन में हमें 20 वर्ड्स में हमें डायरेक्टली इस क्वेश्चन को डिफाइन कर देना है। अगला क्वेश्चन है 1.6, 64 योगिनी मंदिर। 64 योगिनी मंदिर क्या है, कहां पर है? सबसे पहली चीज मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर समूह का एक मंदिर है 64 योगिनी मंदिर। इसमें 65 कोठरियां बनी हुई है जिसमें से 64 योगिनियों को समर्पित है। 64 कोठरियां योगिनियों को समर्पित है। प्राचीन काल में जो ये मंदिर था, इसे ज्योतिष और गणित की शिक्षा का केंद्र माना जाता था। ये मंदिर ज्योतिष और गणित की शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर समूह का एक मंदिर है जो कि 64 योगिनियों को समर्पित है। प्राचीन कालीन गणित और ज्योतिष का केंद्र माना जाता था यह मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट, राई नृत्य। इन सारे क्वेश्चंस को लेके हमें डायरेक्ट अप्रोच रखनी है। इन क्वेश्चंस को लेके हमारी जो अप्रोच होगी वो एकदम डायरेक्ट होने वाली है। डायरेक्टली हमें क्वेश्चन उठाना है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और सिंपली उनको डिफाइन कर देना है। ठीक है, तो अगला है राई नृत्य। राई नृत्य के बारे में हमें क्या पता है? अगेन मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। मेनली मेजरली मध्य प्रदेश के जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें किया जाता है।
मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। मुख्य रूप से ये बेड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। उसमें भी क्या होता है कि जो बेड़िया जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो महिला वेश धारण करके ये नृत्य करते हैं। ठीक है, तो राई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो कि मुख्य रूप से बेड़िया जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है।